वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चांद पर झंडा, झंडे पर चांद में फ़र्क। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और दिविक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज का सब्जेक्ट जो है ना वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अब बात इंडिया की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, लेकिन बात होगी साइंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीजों में। कि क्योंकि देखिए 1947 में जब पाकिस्तान नाम का नया देश बना तो हम दोनों करीब करीब एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। हमारी जो ट्रेन थी वो एक ही स्टेशन से खुली, एक पाकिस्तान की तरफ चली गई, एक जो है वो दिल्ली की तरफ आ गई, इंडिया आ गई। लेकिन आज जब हम 75 इयर्स के बाद जब कंपेयर करते हैं कि दोनों ने अपने अपने रास्ते कैसे तय किए और अपनी मंजिल पर कहां तक पहुंचे हैं, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और आज का दिन चूंकि हमारे लिए, इंडियंस के लिए बहुत बड़ा दिन है चंद्रयान 3 की वजह से। और दिविक भाई भी मुझे लगता है कि उतने ही उत्साहित होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि साइंटिफिक फील्ड में कोई भी बड़ी उपलब्धि जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। तो दिविक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू आलोक भाई और सारे दर्शकों को प्रणाम। तो दिविक भाई, शुरुआत में कुछ ऐसे करता हूं कि देखिए हमारा झंडा तो चांद पे पहुंचने वाला है और आपके देश पाकिस्तान के झंडे पर चांद है। तो ये जो फर्क है, आप इस फर्क को कैसे देखते हैं? देखें, इस फर्क को तो हम देखना भी नहीं चाहिए, देखना भी हमारी हमारी गलती हो जाएगी अगर हम इसको कंपेयर भी करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के चांद को, चांद की जो दौड़ है। लेकिन देखें, पाकिस्तान में मैं वैसे आपको एक चीज बताऊं, जनरली मैं पाकिस्तान में रहता हूं। पाकिस्तान में काफी ऐसी चीजें जो इंडिया से बहुत पहले हो गई। सिर्फ स्पार्को नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया ने शायद, कुछ चीजें तो मोदी जी लेके आए हैं, मतलब यहाँ तक के 2014 के बाद आई हैं। हमारे पास वो चीजें सर 90s से थी। लेकिन क्या है, पाकिस्तान में ना वो नीयत लंबी नहीं चलती। वो इलेक्शन के लिए स्टेप 1 ले लिया, पर स्टेप 2 लेना होता है, 3 लेना होता है। हमारे पास नादरा है। आपका एनआरसी का बिल अभी आया, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सर। हमारे पास 96 से पासपोर्ट 10 दिन में मिल जाता है, आपका 2010 के बाद हुआ है, जब से टाटा वालों के पास गया, टीसीएस के पास। सिम जब से जियो आई है तो आपका सिम खरीदने का प्रोसेस 15 मिनट में आ गया, सिंगल डे में हो गया। उससे पहले आप लोगों को 2 से 3 दिन लगते थे। तो फिर ये चीज आप देखें, पाकिस्तान में 90 से चल रहा है। क्या इनफैक्ट स्टेप 1 मुझे ले याद लिया, है दिविक स्टेप 2 भाई, तो मुझे याद है दिविक भाई कि जो हमारा आधार है उसके पहले आप लोग का जो आइडेंटिटी कार्ड आता था, वो चिप वाला कार्ड शायद हमसे पहले आपके यहाँ था। बिल्कुल 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 सर, आप लोगों से पहले आ गया था। लेकिन बात हुई ना, उसका स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। इंडिया में फिर स्टेप 2 स्टेप 3 ले लिया ना। नेत्र सॉफ्टवेयर बनाया, फिर नेट ग्रिड बनाया है, नेट ग्रिड के अंदर इंडिया के 918 डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट किया है। फिर फॉरेंसिक्स को भी कनेक्ट कर दिया है, फिर डेटाबेस भी कनेक्ट, अब इसके अंदर बिजनेस भी डाल दिया। क्या आपने जो आपके डोमेस्टिक, आपके जो डेटा सेंटर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, तो आप आगे स्टेप को आगे लेते गए। जैसे ही मोबाइल में चले जाए तो आप 4G लाए, फिर 3G 5G लाए, फिर आपने उसको एक्सपेंड किया, गांव पंचायत लेवल तक आप लोगों ने पहुंचाया फाइबर को। पाकिस्तान में आ तो गया, लेकिन उसका किया क्या, कुछ भी नहीं किया। हमारे इधर सर वो ये समझ लें कि इलेक्शन के लिए काम कर दिया, फिर अगली सरकार आ गई। आपको पता है सरकार कभी रिपीट नहीं होती, 5 साल कभी पूरी नहीं करती पाकिस्तान में, तो वो फिर आगे दूसरी कहानी हो जाती है। बहुत सी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में पहले हुई हैं। लेकिन अब देखें, मैं आपको एक और चीज, पाकिस्तान में सोलर इंडिया से पहले आया। अच्छा। जी। लेकिन इंडिया ने सोलर में आया है तो इस इंडिया की ऐसी सोलर की पिक के दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोड्यूसर बन गया, मैन्युफैक्चरर भी बन गया, प्रोड्यूसर भी बन गया, दोनों बन गए। और अभी भी अपनी कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। वो गैप इतना, अभी तो बहुत मिनिमल गैप है इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन वो गैप इतना बड़ा हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में, जो इंडिया के भी करंट प्रोजेक्ट सोलर के प्रोडक्शन के और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के जो चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में सर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत पहले हुई हैं, लेकिन ये कि बस हमारी बदकिस्मती है। इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स आपके पहले ही आ गया था 60 70s में।
पर उसका यूसेज कहाँ हुआ? कहीं पे भी नहीं हुआ। आपका उसका इंडिया की गवर्नमेंट में, वेदर में, ये जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, मेडिकल एम्स वगैरह, इनमें जो आपका सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया में इस्तेमाल हुए 2004-5 से। पाकिस्तान में सर सुपर कंप्यूटर 90 से चल रहा है, लेकिन उसका स्टेज 2 नहीं लाए, स्टेज 3 नहीं लाए, बस लगा दिया, शुरू कर दिया, बस वो अब बेसिक तो काम हमने किया। खैर अब तो हमने अपना सुपर कंप्यूटर भी बना लिया है, इंडियन सुपर कंप्यूटर बना लिया है। नहीं उसके नहीं कई सर, तो सारे वो भी वेरिएंट्स बना लिए। वो सारे भी इंडियन ही थे। हाँ, इंडिया कभी बाहर से सुपर कंप्यूटर नहीं लाया, जितने लाए सारे खुद बनाए हैं। और इंडिया की सर इसरो की बात कर लें तो मैं इसरो का सर जितना मुझे दुख है ना इसरो पे, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज एन एविड लवर ऑफ एविएशन साइंस, स्पेस साइंस, इतना दर्द मुझे नहीं लगता किसी और को होगा, क्योंकि जो नम्बी नारायण के साथ किया गया था, ठीक है, उसकी अगर आप पूरी कहानी में जाए, आज हमारा वो टॉपिक नहीं तो उसकी कहानी में जाए तो वही पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा। आरबीसी कुमार से लेके सीआईए से लेके फिर आपको फिर पूरा पीछे जाना पड़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री, विक्रम साराभाई, सीआईए, प्लेन क्रैश, 13 दिन का गैप दोनों की डेथ में, तो ये लंबी कहानी पड़ जाएगी। लेकिन देखिए आज काम, इसरो शायद 40-50 साल और आगे होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज शायद 4th सक्सेसफुल और 5th लार्जेस्ट नहीं होता, शायद 2nd सक्सेसफुल एंड 2nd लार्जेस्ट होता। आपके यूरोप, जापान, चाइना को, रशिया को तो छोड़ ही देते, सिर्फ एक नासा रह जाता, वो भी सिर्फ एक बजट की वजह से। नहीं तो बजट होते तो नासा को भी छोड़ने के पीछे इंडियन इंजीनियर आर मोर देन केपेबल। नासा में 36% एम्प्लॉइज इंडियन ओरिजिन के हैं, तो जो इसरो में जो 20,000 लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या नासा से कम केपेबल है? वो एक चीज है ना कि आपके इंडिया के दुश्मन बहुत रहे हैं, अभी भी बहुत हैं माशाल्लाह से। इतने दुश्मन पाकिस्तान के नहीं है जितने इंडिया के हैं। ये भी सर आपकी कामयाबी है, दुश्मन जितने ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा हो, अच्छी बात है। अच्छा दिलीप भाई, चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं तो चंद्रयान 2 जो था हमारा लैंड नहीं कर पाया। हालांकि इसरो की तरफ से कहा गया कि 90 to 95% जो है वो सक्सेस रेट थी, बस लैंडर लैंड नहीं कर पाया, बाकी सारी चीजें उसने अपनी अचीव की, अपने गोल्स 96 अचीव किए। टू बी प्रिसाइज। 96, जी बिल्कुल 96। 4% से चूक गए हम, चलिए कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि साइंस में फेल्योर जो है वो होनी ही चाहिए, बहुत कुछ सीखता है आदमी उससे, और इसके बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। चंद्रयान 3 अगर लैंड कर जाता है, देखिए रशिया लैंड करा चुका है, अमेरिका लैंड करा चुका है, अमेरिका तो खैर उस पे ह्यूमंस भेज चुका है। इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी अगर हमारा एक सैटेलाइट, हमारा एक लैंडर जाकर चांद की सरफेस को छूता है तो? सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली चांद के डार्क साइड को छूता है, जहां पर आज तक अमेरिका भी नहीं गया। ये उसकी क्वांटम को और ज्यादा बढ़ा देता है। मैं सर उस वक्त मीडिया पे नहीं आता था, ये इंटरव्यूज नहीं देता था, तो पाकिस्तान में वो बात होती थी, इंडिया का मजाक वगैरह उड़ता था। अभी रिसेंट की तो बात है, ऐसा लगता है कल ही तो चंद्रयान 2 फेल हुआ है, तो बोलते थे ये देखो इंडिया का और ये फेल हो गया, ये हो गया। मैंने बोला इंडिया वो पहला मुल्क है जिसने चांद पे पानी ढूंढा है, और ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, मतलब चंद्रयान 1 सक्सेसफुल हुआ था ना। 1 सक्सेसफुल हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कितनी कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। 2 है तो 1 होगा ही ना, जब 1 का फेलियर आपने नहीं सुना तो सक्सेसफुल होगा। पाकिस्तान में सर कॉमन सेंस मर चुकी है। उसके बाद आपको फवाद चौधरी के तो बयान सारे याद ही होंगे टीवी पे, हम अरे मरीज तक फवाद बस चौधरी, पहुंची। हाँ आपने जिक्र कर दिया, तो फवाद चौधरी का बयान आया था कि शायद 2022 से 2023 में हम तो ह्यूमंस को भेज देंगे या हम स्पेस में चले जाएंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा ही बयान दिया था उन्होंने एज हाँ एन ऐसे, मिनिस्टर रहते हुए। वो फवाद चौधरी का मुझे एग्जैक्ट बयान याद है कि आप क्या चांद की बातें कर रहे हैं, हम तो मरीज तक पहुंच चुके हैं और बस अगले साल हम लोग ह्यूमन स्पेस मिशन करेंगे, फना करेंगे। अब आप देखें स्पार्को का सर, जब मैं आपको बताता हूँ, स्पार्को के जो चेयरमैन है मेजर जनरल अमर नदीम। अब कोई अंदाजा मतलब नहीं लगा है, लिया, मेरे को आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप इसी चीज से अंदाजा। और सर फिर ये कि पाकिस्तान में एविएशन साइंस की यूनिवर्सिटीज भी नहीं है। एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में एक, पर आपको पता है जब यहाँ पर बिजनेस इंस्टीट्यूट की क्वालिटी नहीं है तो इतने हाई हाईटेक फील्ड की क्या क्वालिटी होगी एजुकेशन की? जब एक बिजनेस जैसा एक नॉर्मल कोई भी पढ़ा सकता है बिजनेस, अगर पढ़ाना चाहे, सीखना चाहे, जब इतनी बेसिक एजुकेशन डिग्री को इधर वो क्वालिटी नहीं दी जाती, तो इतनी हाईटेक टेक्निकल डिग्री उसकी कहां से होगी क्वालिटी?
और सर आपको एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट में नॉन मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है एडमिशन। अच्छा, ये तो बड़ी जी, हैरानी की बात है। ऑफिशियल नहीं है, पर अब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने फोन करके अपने एडमिशन के बारे में पूछा, तो क्लर्क शायद कोई अच्छा आदमी था जो फोन पे था, उसने बोला बेटा तुम अप्लाई तो कर रहे हो पर तुम हिंदू हो, तुम्हारा नहीं होगा, अपना वक्त मत जाया करो, या कहीं बाहर अप्लाई कर लो या किसी और यूनिवर्सिटी में कर लो। वो कोई भला इससे आदमी था जिसने अफ़सोसजनक मुझे बात क्या सलाह हो दी, सकती मेरे है? 6 महीने बच गए। इससे ज़्यादा अफ़सोसजनक बात क्या हो सकती है कि मान लीजिए उसी में से आप शायद कुछ और कर जाते, आप उसमें अगर करते और कुछ आप अचीव कर लेते, तो ये मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट होती। उसमें हिंदू-मुसलमान तो नहीं होना चाहिए था। सर वो नफरत का चश्मा इतना वो चिपक गया है ना कि अब उनको कोई अच्छी चीज भी नहीं दिखती है। और कॉमन सेंस, जैसे अच्छा, मैंने कहा, आप हमारा एजुकेशन सिस्टम ने कॉमन सेंस, लॉजिकल थिंकिंग ये खत्म कर दी है, रैशनल थिंकिंग, जो कि बेसिक चीज होनी चाहिए किसी भी इंसान में, हर इंसान में होती है, छोटे से बच्चे में होती है तो वो हम जैसे बड़ों में नहीं होगी, लेकिन वो खत्म कर दी गई। अच्छा दिलीप भाई, आज अगर मैं देखूँ इसरो की कामयाबी को, सुपार्को से तो ख़ैर उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है, भले ही कुछ भी सुपार्को पहले बना दी गई हो, लेकिन कोई कंपैरिज़न नहीं है। आज तक जी। एक रॉकेट तक तो छोड़ा नहीं उन्होंने। अगर मैं देखूँ कि मुझे याद है कि वो तस्वीरें बड़ी आइकॉनिक हैं। जो हमारा पहला रॉकेट था, वो साइकिल पर रख के गया था और जो हमारी पहली सैटेलाइट जो थी वो सैटेलाइट बैलगाड़ी पे गई थी। आज हम मार्स पे पहुँचने वाले दुनिया के पहले देश हैं जो पहली कोशिश में पहुँच गया और आज चाँद पे हमारा ये तीसरा मिशन है। तो इस कामयाबी को, इस मैं कहूँ प्रोग्रेस को, इसके पीछे आप किन चीज़ों को वजह मानते हैं? सरकार की पॉलिसीज़ या यहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी का ग्रो करना, उसको बाइंड करके बच्चों को अट्रैक्ट करना कि भाई आप आइए इंजीनियर बनिए, इसरो में काम कीजिए। किस चीज़ को मानते हैं आप? इसको मानता हूँ, देखिए बच्चों को जो इन्वॉल्व किया है सोसाइटी को छोटे एज से, वो तो अभी रिसेंट टाइम्स किया, लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करें जो आपका 19 जो 20th डेकेड था आपका 1900, गवर्नमेंट थी, इंडिविजुअल्स थे, वो इंडिविजुअल्स जो इसरो से रिलेटेड थे और वो इंडिविजुअल्स जो इसरो में काम करते थे। और सर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया की ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। इसरो की स्टार्टिंग की फंडिंग विक्रम साराभाई ने किन किन लोगों से मांगी थी और किन किन लोगों ने दी थी, ये लोगों को रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी इंडिया की ग्रुप की कंपनीज थी। मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ी लोगों को भी मेहनत करने दें, हर चीज इंटरव्यू में आके सीखना चाहते हैं, इजीली अवेलेबल है, तो देखना चाहिए। आपका प्राइवेट सेक्टर आज भी आपके रॉकेट्स वगैरह सर आपके 90% इंडिजिनियस है। आपका गोदरेज बनाता है, ज्यादातर कंपोनेंट्स आपके गोदरेज बनाता है, लार्सन एंड टूब्रो बनाता है, और कुछ आपके ये टाटा वाले बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टील वगैरह जो चाहिए होता है रॉकेट की फ्रेम वगैरह के लिए। अब मुझे इतना ही पता है, मुझे ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पता, पर जितना पता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। तो हर चीज का सर इसके अंदर फैक्टर है, इवन नॉर्मल पब्लिक का भी उसके अंदर फैक्टर है। किस तरह उन्होंने भी एनकरेज तो किया ना, उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल नहीं उठाए, उन्होंने इसरो वालों को जलील नहीं किया, जबकि इसरो को एक कहते हैं ना लाइमलाइट में आने में या एक कॉमन इंस्टीट्यूशन बनने में करेक्ट 25 साल लग गए इंडिया में। जब एपीजे अब्दुल कलाम का पीएसएलवी जब सक्सेसफुल हुआ था, तब जाके इसरो हर एक बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ी थी, लेकिन 25 साल तब तक हो चुके थे, उससे पहले नहीं थी। तो उसमें सर लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय टैक्स देने के, इसरो के। ठीक है, पाकिस्तान में सर आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, इधर टैलेंट की और स्ट्रगल की कोई कदर नहीं है। टैलेंट अगर अमीर बंदा होगा ना, उसके भी टैलेंट की कदर नहीं है। इधर गरीबी और अमीरी का नहीं है, सोसाइटी इधर ऐसी बन गई है, यहाँ पर टैलेंट और स्ट्रगल दोनों का ही कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। देख भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप खैर आपकी रिसर्च ज़्यादा होगी। कुछ साल पहले तक इसरो में ऐसा कहा जाता था कि जी पैसे लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। अब तो इसरो ने कमाई भी शुरू कर दी है। मिलियन ऑफ डॉलर्स की कमाई हम सैटेलाइट्स को बाहर भेज के कर रहे हैं और एक बहुत कम टाइम में अचीव किया है हमने। जो नई इसमें चीज़ जुड़ेगी, अब वो स्पेस टूरिज्म वाली भी जुड़ रही है। हम उस पे भी काम कर रहे हैं कि जी आपको बहुत सस्ते दरों में हम आपको स्पेस टूरिज्म भी कराएँगे। तो इसरो का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इसरो का भविष्य मैं कैसा देख रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट इसरो के गिनवा देता हूँ। पिछले हफ्ते ही का एक
मोस्ट एडवांस एंड मोर पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट हुआ जो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके 4 रॉकेट्स हैं और इंडिया का जो सबसे छोटा वाला रॉकेट है जिसका नाम पता नहीं क्या है, GSLV है क्या पता नहीं, जो सबसे छोटा वाला है जो अभी नहीं, अभी जो अभी निकाला एसएलएस करके अभी जो हमने सबसे छोटा SLSV, बनाया है हाँ वैसे। जी। SSLV, वो आपका 1 महीने में तैयार हो जाता है 0 टू लॉन्च तक। और जो आपका सबसे बड़ा है GSLV है मेरे ख्याल से GSLV 3 मार्क 3 है जी, मार्क 3 है। हाँ, वो आपका 3 महीने में तैयार हो जाता है। स्पेस एक्स भी इतनी जल्दी तैयार नहीं कर सकता जबकि वो 3D प्रिंटर्स यूज करते हैं। और आप इसरो 2025 तक आपके ये स्पेस एक्स वाली टेक्नोलॉजी भी बना लेगा जो रीयूजेबल रॉकेट्स होते हैं, री एंट्री वाली। री-एंट्री वाली। इंडिया दुनिया का दूसरा कंट्री होगा, इसरो दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसी होगी जो वीनस पे मिशन छोड़ रही है 2024-25 में, सूरज पे छोड़ रही है मेरे ख्याल से इस साल के आखिर में कि अगले साल की स्टार्ट में। हाँ, L1 आदित्य नाम है उसका जी। हाँ, L1 आदित्य है, एक वीनस का है। मंगलयान 3 जा रहा है, आपका मंगलयान 2 जा रहा है बाय द वे। हाँ, 2 जा रहा है मंगलयान जी। 2 2027 में। उसके बाद 2030 में आपका चंद्रयान 5 है, तो बीच में कहीं ना कहीं 4 भी हो गई, क्योंकि 30 में 5 है तो उससे पहले 4 भी आपका होगा। इसके इसके अलावा अलावा आपके मैंड मिशंस भी हैं। मैन मिशन गगनयान है, वो तो आपका शायद रिसेंट ही है, मेरे ख्याल से इस साल के आखिर में या अगले साल में जाके होगा। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, आपके रॉकेट्स तैयार हो गए हैं, बस फाइनल चीजें रहती हैं। तो अब ये सारी चीजें मैंने आपको फ्यूचर के चीजें बता दी हैं। अब आप इससे खुद अंदाजा लगाएं कि इसरो का क्या होगा फ्यूचर। मतलब सितारा जो है वो बहुत तेजी से चमक रहा है और उसकी चमक और ज्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा देख भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है वेस्ट में हमें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, अभी भी एक धड़ा मीडिया का ऐसा है जो हमें क्रिटिसाइज करता है कि जी जिस देश में इतने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अभी साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहां पर इतने पैसे स्पेस रिसर्च पे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। मैंने कई सारे आर्टिकल देखे हैं, ब्रिटिश आर्टिकल देखे हैं, मैंने अमेरिकन आर्टिकल्स देखे हैं, और लोग बड़ा मतलब बहुत गंभीर रूप से क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या ये उनका डर है कि भाई इंडिया इतनी तेजी से आगे निकल रहा है तो उनकी जो वो है वो खत्म हो जाएगी, या वाकई ये कोई मसला है? सर देखें, ये मसला था 1900s में, वो वक्त गया। 2000 के बाद दुनिया का परसेप्शन चेंज हो चुका है। अब जो आप आर्टिकल्स आज की तारीख में देखते हैं ना, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, लोगों को भी कहूंगा, पहले तो देखो कौन सी अखबार ने छापा, उस अखबार का मालिक कौन है। ठीक है, अगर वो मालिक प्रो इंडियन है, ठीक है, या रिपब्लिकन है, तो फिर आप देखोगे वो आर्टिकल लिखने वाला कौन है, राइटर। अगर वो राइटर कोई गोरा है तो फिर उस गोरे का निकाल के देखोगे वो किन किन थिंक टैंक्स में उठता बैठता है, उन किन किन थिंक टैंक्स की फंडिंग कहां से आती है। और सबकी फंडिंग जो आती है इंडिया के खिलाफ लिखते हैं ओपन सोसाइटी से ही आती है, और बहुत जी इजीली बिल्कुल। अवेलेबल है फंडिंग, इजीली उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। ये कोई इतनी मेहनत वाली काम नहीं है, 2 मिनट अपनी जिंदगी से निकाल के अगर प्रोपेगेंडा को क्रश करेंगे, हर चीज बैठ के गवर्नमेंट पे, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, तुम क्या करोगे भाई, हर चीज अगर मोदी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दिलीप भाई, चलिए चंद्रयान 3 तो हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और बहुत जबरदस्त है। जिस दिन ये उतरेगा, उम्मीद करता हूं कि इस बार हम 100% अपना मिशन कामयाब करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, इस बार पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई हम दोनों एक ही स्टेशन से चले थे, करीब करीब एक ही जैसे हालात थे। आज अगर मैं कई सारे सेक्टर्स गिनाऊं, आज हम टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं दुनिया में, आज हम आपका ऑटोमोबाइल में बहुत आगे हैं दुनिया में, इस तरह के और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, फार्मा में देख ले, बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान क्यों कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी? पर देखें, इसमें तो बहुत सारी वजहें हैं, आपकी गवर्नमेंट वगैरह, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। फिर एक इकोनॉमिक जिद जो पकड़ ली, चलते फिरते जो सेक्टर चल रहे थे वो भी बंद करवा दिए इमरान खान भाई साहब ने। लेकिन इसमें मैं प्राइवेट सेक्टर को सर बहुत बड़ा दोष दूंगा, क्योंकि देखिए इमरान खान के बंद करवाने से पहले भी हम कौन से कॉम्पिटिटिव थे दुनिया में? क्या हमारी कंपनीज, हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया में कॉम्पिटिटिव थे? क्या हम लोग जीएसपी स्टेटस के बगैर एक्सपोर्ट कर सकते थे? तो प्राइवेट कंपनीज का भी बहुत बड़ा दोष है। अगर आपको टेक्सटाइल की बात करूं, इंडिया में सर टेक्सटाइल जो में तो बड़े कुछ बड़े, अच्छा कर रहा था पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल में अच्छा करने लगा था पाकिस्तान। नहीं सर नहीं कर रहा था। मैं आपको उसके टेक्निकल पॉइंट्स बताता हूँ। पाकिस्तान में सर सिर्फ कॉटन इंपोर्ट नहीं होता था, पाकिस्तान में डाइंग केमिकल्स इंपोर्ट होते थे इंडिया से, पॉलीथीन और पॉलिस्टर, ये दोनों इंपोर्ट होते थे इंडियन रिफाइनरी से।
और रेशियो भी पाकिस्तान होते में थे सर शायद, यान। यान नहीं होते थे सर, इतना ज्यादा नहीं होता था। वो स्पेशलाइज्ड यान जो होता है ना, स्पेशलाइज्ड यान होता है, पर जो नॉर्मल कॉटन वगैरह के यान होते हैं वो नहीं होते थे। ओके। वो इतना नहीं होता था, लेकिन मेजोरिटी बता रहा हूँ। एक आपका रॉ मटेरियल है, आप डाइंग के सेक्टर में स्टेप में ना, जरूरी नहीं है कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल्स बहुत कम होती है, ज्यादातर आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगी। अब जो डाइंग मिल है उसका तो जब तक केमिकल इंडिया से नहीं आएगा डाइंग का, तो वो कैसे डाइंग करेगा। सिमिलर है कि अगर जो कॉटन के या उसके कपड़े नहीं बनाता, जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह बनाता है, स्पोर्ट्स वेयर बनाता है, अगर पॉलिस्टर और ये आपका ये पॉलिथीन अगर नहीं आएगा इंडिया से, तो कैसे करेगा। पाकिस्तान में बनता है पॉलिस्टर पॉलिथीन, पर सर वो ना होने के बराबर बनता है। पाकिस्तान की रिफाइनरीज की आप कैपेसिटी तो देखें, ना होने के बराबर है। ये मैं समझता हूँ मुल्क के लिए भी पूरी नहीं पड़ती, इसीलिए पेट्रोल महंगा है। मुझे तो अभी तेल महंगा इसीलिए नहीं। पाकिस्तान मुझे पाकिस्तान से पता चला कि इस बार जो रशिया से तेल आया वो इंडिया से रिफाइन होके गया। सर रशियन तेल की इंडिया पाकिस्तान में रिफाइनरी है ही नहीं। मेरा पहले दिन से जब सवाल ही है, इमरान खान बोल रहा है पैसे कहां से देंगे, मैंने बोला पैसे दे देंगे, पाकिस्तान 75 साल से देता ही आ रहा है, कौन सा तो रुक गया है। मैंने बोला पैसे तो दे दोगे, रिफाइन कहाँ करोगे। फिर मुझे पता चला कि कराची की रिफाइनरी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो वो रिफाइंड पेट्रोल भी सर पूरा का पूरा नहीं बेचा है। ओह, उसमें क्या किया, गवर्नमेंट की रिफाइनरी थी, तो गवर्नमेंट रिफाइनरी के प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए क्या किया है, आप उन्होंने 1 लीटर में 15% रशियन ऑयल मिला दिया, रशियन पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल। तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, सेलिंग प्राइस सेम रह गई। तो फायदा ज्यादा हो पाकिस्तान ये जाएगा। ना सर, जुगाड़ तो हमें आता ही है ना फिर। और इंडिया बिल्कुल, ये सर, बात इंडिया तो में फायदा वे, दुनिया में 12 किस्म के क्रूड है, इंडिया 11 किस्म के क्रूड्स को रिफाइन कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। बिल्कुल। और आपके तो सर बहुत ज्यादा है, अगर रिफाइनरी पे बात करने बैठा तो उसमें भी आपका पूरा दिन निकल जाएगा। क्योंकि ये जो इंडिया में बातें होती है ना, ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाएगा, मतलब ऑयल इंपोर्ट तुम्हारा बंद नहीं होगा, इंडिया का ऑयल इंपोर्ट और बढ़ेगा। तुम ये बोलो कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है फ्यूल पे वो कम हो जाएगी। ये कम है हो सही, जाएगी। सही फ्रेज ये है। ऑयल की इंपोर्ट और बढ़ेगी इंडिया की। तो आखिर दिविक भाई हम ये क्यों नहीं देख पाते हैं। अब देखिए आपने जैसे गिनाया, आईटी में भी देखिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर में हमने बताया ही आपको कि हम नंबर 3 पे आ गए हैं, जापान को पीछे छोड़ के। 75 ईयर्स में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी एक जगह पे आपको लगे कि उसने इसमें ग्रो किया है, मतलब टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में और नफरत बढ़ाने में, इसको छोड़कर, इस वाली फील्ड को छोड़कर। सर ये बोलूंगा कि फ्रीलांसिंग में ही ग्रो किया मेरे को तो। अगर ऑनेस्टली अगर बात करें, मजाक को साइड पर, फ्रीलांसिंग, मैं आईटी भी नहीं बोल सकता। आईटी बहुत ब्रॉड टर्म है, आईटी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। ये लोग आईटी आईटी बोलते हैं, पाकिस्तान की कभी आईटी इंडस्ट्री की डिटेल्स तो निकाल के देखो। यूआई यूएक्स, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, यार ये तो बच्चे भी बैठ के कर रहे हैं, उसको आईटी थोड़ी ना बोल सकते। ये फ्रीलांसिंग का काम है, इसको आईटी नहीं बोलो। मेरे लिए, मेरी नजर में आईटी है ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर कौन से, ये बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं, रेस्टोरेंट वाले, बड़े बड़े कंपनीज, बैंक्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेरे लिए वो बड़ी चीज है। आज इंडिया के टाटा के लिए गर्व की बात है कि दुनिया में सेकंड सबसे मोस्ट यूज्ड बैंकिंग सॉफ्टवेयर टाटा का है, बैंकास, टीसीएस का सेकंड मोस्ट यूज्ड। पाकिस्तान पाकिस्तान में भी बहुत बैंकों में यूज होता है वो। बिल्कुल। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाए ना। आप ये देखें अभी यूके को, यूके का पेंशन फंड अब टाटा टीसीएस डिजाइन करेगा, टीसीएस संभालेगा। टीसीएस के पास ब्लॉकचेन इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है, जो दुनिया में बहुत ही कम कंपनीज के पास है, मतलब गिनती के 3-4 कंपनियों के पास ही ब्लॉकचेन इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर। तो आईटी वो होती है, आईटी ये थोड़ी नहीं कि यूआई यूएक्स, ये यार एक हफ्ता लगेगा मुझे यूट्यूब पे सीखने का, मैं अगले हफ्ते से मैं क्या आईटी का वो बन जाऊंगा एक्सपर्ट। एक मैं हफ्ता आपको यूट्यूब बता पे रहा हूँ लग। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूआई यूएक्स की बात की आपने, तो मुझे अभी याद आ गया कि मेरा बेटा जो है वो 6ठी क्लास में है और वो 4th क्लास से ये सारे काम कर रहा है। तो बस सर आप खुद देख लें। उसके अलावा देखें, आपने जो पूछा ना कि पीछे क्यों रह गया, एक तो देखें गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेसेस को वैसे भी कम है। इलीट कैप्चर है, इलीट कैप्चर से मेरी मुराद है कि वही 50 बिजनेस फैमिलीज हैं स्टार्टिंग से,
उनमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 ऐड हो गई होंगी 75 साल में, नहीं तो वही की वही है जो 47 में थी। अरबपति आज भी वही है। उसके बाद सर पाकिस्तान में इनोवेशन की भूख नहीं है, रिसर्च की भूख नहीं है, और इधर ये प्योर अमेरिकन कैपिटलिज्म पे चलते हैं कि कंज्यूमर को निचोड़ के मार दो। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं चलता। इंडिया के सर मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, अगर बड़े बड़े नाम ले लें जितने भी हैं, टाटा, अदानी, अंबानी, आपका ये हो गए, बिरला हो गए, आपके बजाज ग्रुप वाले हो गए, हर किसी के महिंद्रा एक हो गए। वेदांता के हो गए, हर किसी के मुंह से सिर्फ मैंने एक चीज सुनी है। टाटा वाले बोलते हैं ह्यूमन सेंट्रिक कैपिटलिज्म, ठीक है, बाकी सब बोलते हैं नेशनलिस्टिक कैपिटलिज्म। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। तो अब आप जिसमें इससे देश अंदाजा का लगा हित हो, देश के लोगों का हित हो। मैं आपको टेक्सटाइल का बताता हूँ। पाकिस्तान में सर टेक्सटाइल की मशीनरी 90s की टेक्नोलॉजी चल रही है, जो 98 99 में जो टेक्नोलॉजी आई थी ना वो चल रही है। इनोवेट ही नहीं करते। मतलब आप समझ रहे हैं 98 मतलब टेक्सटाइल की दुनिया में वो है आपकी 5th जनरेशन, आज 7th जनरेशन मशीनरी चल रही है आज के टाइम पे। इंडिया में आपकी टेक्सटाइल कंपनीज के भी रिसर्च यूनिट्स है। पाकिस्तान में आज तक किसी टेक्सटाइल कंपनी का मैंने रिसर्च यूनिट नहीं सुना है। इंडिया में आपकी टेक्सटाइल कंपनीज एक्सप्लोर करती हैं, ब्रांड बनाती हैं। पाकिस्तान में किसी का भी ब्रांड मैंने नहीं सुना, सुना भी तो बहुत छोटे लेवल पे है। अगर हम चले बिरला की बात कर लेते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो बिरला की है, वैन हासिंग है, एलन एलन के नाम से भी एक है उनका, उनके दूसरा कौन सा है, 6-7 उनके ब्रांड है बड़े बड़े, और हाँ, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सुनो तो सारे। लगता ही नहीं है कि इंडियन ब्रांड है। आप वेल्सपन को देख लें, वेल्सपन आपको बाय द वे बता दूं, वेल्सपन अमेरिका की टेरी टॉवल्स की 40% मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है वेल्सपन ग्रुप, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। बॉम्बे डाइंग आपका सबसे पुराना है। फिर आपको बाकी सारे तो आपको पता है, वर्दामन वगैरह, ये जो पुराने पुराने हैं जो जिनको 100 साल होने वाले हैं। ट्राइडेंट है आपका, पेज इंडस्ट्रीज है, अरविंद है। अरविंद बाय द वे रिलायंस वालों ने लास्ट ईयर खरीद लिया 24,000 अरविंद मिल्स तो मतलब मैं बचपन से सुन रहा हूँ अरविंद मिल्स। तब शायद अक्षय कुमार इसका ऐड किया करते थे, इसकी जीन्स आती थी शायद रफ एंड टफ के नाम से। अब देखे ना आपके टेक्सटाइल में सबसे बड़ा चेंज फिर कौन लेके आया, रिलायंस। जो वर्टिकल उन लोगों ने बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की कि हर केमिकल टेक्सटाइल में यूज होने वाला इंडिया में बनना चाहिए। रिलायंस टेक्सटाइल से शुरू हुई थी, वो बैकवर्ड करते करते रिफाइनरी तक पहुंचे। फिर ऑयल पेट्रोकेमिकल्स में से आए जो वो। सारे केमिकल निकलते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल provides you with 65,000 chemicals. Those 65,000 chemicals are the crucial raw materials for almost every single industry on this planet. तो ऑयल के इंपोर्ट कभी इंडिया के कम नहीं होने और बढ़ने ही वाला है। लोगों को यही नहीं पता, लोगों को लगता है फ्यूल यूज है, ऑयल में भी तेल है, तुम्हारी हर हमें चीज में सिर्फ तेल है। एग्जैक्टली हर चीज तेल दिखती है, आप चाहे वैसलीन हो, पॉलीथीन हो, नायलॉन हो, हर जगह उसमें चीजें इस्तेमाल होती। इनफैक्ट दवाइयों में कई जगहों पे चीजें यूज होती हैं, उसमें अरे ये सिंथेटिक लकड़ी जो केमिकल्स का प्लाईवुड इस्तेमाल। मिलती है, प्लाईवुड भी तो आपके ऑयल से ही तो बनता है। केमिकल, बिल्कुल बिल्कुल। प्लाईवुड का केमिकल भी ऑयल से आता है। दवाइयां आपकी एपीआई के केमिकल्स कहाँ से आते हैं? तो ये लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि दुनिया क्यों इंडिया पे बेट कर रही है। दुनिया इसलिए बेट नहीं करती कि इंडिया का ग्रोथ रेट ऐसा है कि वो वैसा है। इकोनॉमी पे बेट तब किया जाता है जब उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं उसके बेसिक्स। इंडिया के इन फंडामेंटल्स को, छोटी छोटी चीजों को देख के है ना, दुनिया इंडिया पे दाव खेल रही है। इसीलिए नहीं दाव खेल बैठा हुआ है, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें देखते हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये बोलते हैं भाई इंडिया में गरीबी बहुत है। 15 साल में 41 करोड़ लोगों को तो गरीबी से निकाल दिया, ठीक है। अभी आपकी कल परसों फिर एक रिपोर्ट आई है कि 2030 तक इंडिया की मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी आपकी 700 मिलियन, और 2047 तक 1 बिलियन प्लस आपके मिडिल क्लास होंगे, और जो गरीब होंगे वो 18 मिलियन होंगे। 18 मिलियन in बताइए। a country with a population more than 1 billion. 1 बिलियन, That is मतलब called 1.5 बिलियन कह लो आप, 1.5 डेवलप बिलियन कह कंट्री लो। है वो, ये डेवलप कंट्री हुई। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। 41 करोड़, अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है, यूरोप की 80 करोड़ पूरी आबादी है।
अगर कॉन्टेक्स्ट में लाके कंपैरिजन करना है तो फिर ऐसे बड़े-बड़े कंपैरिजन करो। दुनिया बिल्कुल, बिल्कुल इसीलिए सही कह रहे हैं आप सफर देव भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देव भाई। देव भाई थैंक यू सो मच कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया, इतनी इनसाइड जो नॉलेज है वो आपने दी। दर्शकों को यकीनन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, नई चीजें जानने को मिलेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, थैंक यू। है गाइस, तो जैसे हमने देखा बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक रखा था, चांद पर झंडा झंडे पे चांद। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, थोड़ा सा नहीं, क्योंकि आप देख लें कि ये चीज़ें बहुत हटके हैं कि एक बार दीपक भाई ने भी सही बात की है कि हम एक बार एक इकट्ठी गाड़ी चली तो है, लेकिन ये कि हम इतना पीछे क्यों रह गए, इसके रीज़न उन्होंने यही बताया है कि भाई हम एक स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट, कि हमने भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली, लेकिन उसको आगे लेकर नहीं चलते। ये चीज़ है कि बस अपना ये है कि लोगों को बता दिया कि मैंने ये काम कर दिया तो मुझे वोट दो, मुझे अगला कोई MNA MP वज़ीर आज़म ये चीज़ें मुझे बना दो तो थोड़ा और कर दूंगा, ये चीज़ें चलती है। सही बात है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिया जाता है जोर वो रोडों पर दिया जाता है। रोड को बना दिया प्यारा, जाए इधर से गुजार दिया तो भाई लो जी सारे वोट उसके, या उससे हट कर कोई गैस का सिस्टम ले आए, 1-2 महीने सही चला वो भी खत्म। लेकिन इंडिया की भाई बड़ी ने अचीवमेंट है यार। जो बीच में हिंट दिया है ना वो काफी खतरनाक था, क्योंकि स्पार्को का जो एक मतलब चेयरमैन है ना उसका हिंट जो दिया था, क्योंकि वो उधर भी मतलब के बैठे हुए हैं कि इधर से कोई तरक्की ना कर जाए या इधर से कोई रॉकेट ना उड़ जाए, वो हिंट सबसे बड़ा था। लेकिन स्पार्को भाई अभी तक वो कोई मतलब कि उनका एक होता है ना, एक मिशन होता है कि यार कुछ चीज़ें कर ले भाई, वो तो एक तीली मतलब कि इधर उधर नहीं करते कि ये इतना काम कर सके। एक ये तो मतलब कि रैकेट या चांद पर जाना ये तो एक दूर की बात होगी। पहले फवाद चौधरी था साइंसदान हमारा, और आप पता नहीं कौन है और कौन नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन चंद्रयान 3 जो एक मतलब के उड़ान भरी है ना वो सबसे बेहतर है, क्योंकि अब 40 दिन लगेंगे, एक वेट रहेगा हर एक इंडियन को, और एक दुनिया को भी वेट रहेगा एक मतलब के एक चांद पर जाने का। इसका नहीं देखो ना, फवाद चौधरी की है तो जस्ट वो एक मजाक बन गया था, लेकिन ये कि कम अज़ कम उस दौर में हमें पता चला कि हमारा कोई साइंस और टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं भी। लेकिन उसने कुछ हद तक जो है ना वो चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जाने, वो जो उसने बोला था कि हम जाएंगे वो तो एक उसने गप मारी थी, वो तो हम भी मानते हैं। लेकिन ये कि अगर वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा काम किया जाए तो वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये कि बस उस साइड के ऊपर फिर वो बात आ गई कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ वहाँ पे बिठा दी है कि जो मतलब उनके ग्रिप में वो मर्जी से वहाँ पे जो है ना वो सब कुछ कर रहे हैं, और अपने सैलरी वगैरह सीधा किया हुआ है, अपना जो भी बजट वगैरह उसके अलावा कोई खास जो है ना उस चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट नहीं होनी। क्योंकि हमें याद है कि एक टाइम था कि हम जो है ना वो चांद ही देखना होता था रमज़ान में, तो उस वक्त जो है ना एक बड़ी बड़ी दूरबीनें लेके जो है ना वो बैठ जाते थे। तो उसने कम से कम ये किया था कि उसने एक ऐप के ज़रिए जो है ना वो बता दिया था कि भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल में इंस्टॉल करें, आपको पता चल जाएगा कि चांद कब निकलेगा और क्या उसकी डेट होगी, कब उसकी एज पूरी हो रही है, कब नहीं स्टार्ट हो रही है। तो ये चीज़ें उसने, लेकिन ये कि वो मौलवियों ने उसको भी आके जो है ना वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके बहुत खिलाफ हो गए थे, उनकी रोज़ी रोटी उसके ऊपर चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ स्टेप्स जो है ना वो ले लिए तो जाते हैं, लेकिन ये कि आगे उनको उनके जो है ना वो स्टेटस या आगे आगे नेक्स्ट उनको कैसे लेके चलना है उसके ऊपर जो है ना वो एक कांटा लगा दिया जाता है। उसकी रीज़न भी यही होती है कि हर सियासतदान चाहता है कि मैं ही मैं हूँ, और कोई किसी का नाम जो है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो ना चले। तो ये सबसे वहाँ यहाँ पे जो है ना वो बड़ा मसला है। हम हमेशा ही बात करते हैं कि हमारे यहाँ लॉन्ग प्रोजेक्ट जो है ना वो कभी भी नहीं हुए। कोई अगर स्टार्ट करता भी है तो वो मतलब 1-4-5 साल के लिए उसमें जितना वो कंप्लीट कर जाए उसके बाद जो है ना वो फिनिश है, जो पैसा लगना है वो लग जाना, उसके बाद सारा जो है ना वो ज़ाया हो जाना। बाकी जो है ना वो आप दूसरी साइड के ऊपर जाएँ तो भाई बहुत बड़ी, हम तो कल भी यही बात कर रहे थे कि एक टाइम था कि जब जो है ना वो साइकिल से स्टार्ट किया और आज जो है ना वो कहाँ पे कहाँ चले गए। एक टाइम था जहाँ पे एक बैलगाड़ी से जो है ना वो स्टार्ट किया और आज कहाँ पे जो है ना वो चले गए। लेकिन एक टाइम जिस तरह दीपक भाई बता रहे थे कि थोड़ा सा दरमियान में जो मसला आया था वो भी हमने एक वीडियो में देखा था कि अगर वो काम ना होता तो शायद आज जो है ना वो इंडिया सेकंड के ऊपर बैठा होता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा होता कि जो दुनिया जो है ना वो हैरान रह जाती। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, देर है दुरुस्त है।
आप भी को बहुत कुछ जो है ना अचीव किया है और आने वाले वक्त में भी बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। हाँ, बाकी ये एक बिल्कुल बहुत भाई। बड़ी कामयाबी है कि चांद पर जाकर एक ना तो भाई रशिया चाइना और डार्क साइड पे जाना जो है ना, वो हाँ, पहले वो था। सबसे मुश्किल था और ऊपर से एक पानी की तलाश करना उधर, ये बहुत बड़ी हाँ, एक क्योंकि आप देखो ना achievement है। नेक्स्ट जिसके ऊपर जो है ना वो अमेरिका के अंदर एक पीएम मोदी जी ने एक साइन करके आए Artemis हैं। क्या हाँ, ऐसे नाम हाँ उसका, और उसमें भी यही है कि वो जस्ट ये चीज़ देख रहे हैं कि इंडिया देखो वहाँ से क्या चीज़ फाइंड करता है या क्या एक चीज़ सामने आती है, उसके बाद फिर वो देखेंगे कि किस हिसाब से जो ना आगे बढ़ना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब जैसे ही ये ओके होगा, हम हमेशा इसी हर वीडियो में यही उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे कामयाब हो, और जो है ना वो उसके बाद आप देखें ना कैसी कैसी डेवलपमेंट्स जो है ना वो आपके सामने। बाकी भाई अच्छी डिस्कशन थी उनकी, बिल्कुल भाई, बहुत, काफ़ी हाँ, अच्छी बातें की informative और थी, हाँ। हर चीज़ उन्होंने हटकर बताई। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।